देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी মোবাইল ইন্টারনেট সাসপেন্ড মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। वजह नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। Troops on the Military streets, curfew. a strict curfew, a near blackout of communication. देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार लेकिन ने प्रोटेस्ट मोबाइल का वजह इंटरनेट क्या हो सर्विसेज को सकता भी है सस्पेंड जानेंगे कर इस दिया। वीडियो इन में। वायलेंट क्लैशेस में अब कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं और 150 हजारों जख्मी। लोग। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे, आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को विस्तार से आज के इस वीडियो में। इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है दोस्तों रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ। कोटा सिस्टम ओके। जिसके अनुसार 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी 56%? इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर ओपन merit के मेरिट basis पर मतलब नौकरी मिल सकती है। merit ये सिस्टम पर, इंडिया से काफी अलग है क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के Freedom बेसिस पर हो रही है। fighter। इसे बेहतर Freedom समझने के fighter। लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। आजादी मिलने से पहले जैसा कि आप जानते ही होंगे बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। अच्छा। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान करके ईस्ट बुलाया जाता पाकिस्तान था और और आज वेस्ट के दिन के पाकिस्तान। पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुई। मेजॉरिटी लोग यहाँ पर बंगाली बोलते थे और 10% से भी कम ऐसे लोग थे जो उर्दू भाषा में बात किया करते थे। लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को इम्पोज किया ईस्ट पाकिस्तान पर। इसके सही। अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुई। देश के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के पास जाती थी। अच्छा। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया, एस्टिमेटेड 3 लाख लोग मारे गए ईस्ट पाकिस्तान में। वन ऑफ द डेडलीस्ट 3 लाख मतलब बांग्लादेश। World in 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst Okay. natural disasters anywhere. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया रिलीफ प्रोवाइड करने में यहाँ के लोगों को। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। साल 1970 की इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी, वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वोट्स गए सिर्फ अवामी लीग पार्टी को, जिसे लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन रिजल्ट का नतीजा यह होता कि अवामी लीग दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करती, लेकिन वेस्ट बिल्कुल। पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। मतलब उस समय के समझ रहे हो पाकिस्तान ना, मिलिट्री के आर्मी। कमांडर इन चीफ याहिया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इंपोज किया गया और रिस्पॉन्स में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पर। এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। इसी समय वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़े भारी स्केल पर अत्याचार किए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया। एक जेनोसाइड हुआ वजह? ईस्ट पाकिस्तान में। करीब 1 करोड़ लोगों को रेफ्यूज लेनी पड़ी इंडिया में। अप्रोक्सीमेटली 50% 1 करोड़ पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनली डिस्प्लेस हो गई इसकी वजह से। इसी के बाद ही था कि 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमें देखने को मिली। ये वही वॉर थी जहां पर इंडिया ने मदद करी और बांग्लादेश को आजादी दिलाई आजादी under the दी। प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि बांग्लादेश हमसे जुदा क्यों हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान Bangladesh, the land of the Bengalis. ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आजादी की ये लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आजाद देश बना, ये फ्रीडम फाइटर्स हुए। Freedom यही fighter। फ्रीडम फाइटर्स आज की सिचुएशन में रेलेवेंट हैं इस कोटा सिस्टम की वजह से, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश अच्छा। के इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया आजादी है के लिए जो freedom लोग fighters लड़े थे के उसको descendants के लिए। freedom fighter इसके अलावा कहते कुछ हैं। और रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% जिला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, अच्छा। 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल disabled है। डिसेबिलिटीज हो। इन सभी नंबर्स को ऐड अप करोगे तो टोटल 56% रिजर्वेशन बनती है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर 56% में से
है ये 30% फ्रीडम फाइटर्स का कोटा। इस आर्टिकल को देखिए, ढाका ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थर्ड ईयर इंटरनेशनल 50 साल पहले फहीम फारूकी, जो कि एक प्रोटेस्टर भी हैं, इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज वाली रिजर्वेशन और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाली रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशंस हटा दी जाए सरकार के द्वारा। यहाँ पर ये फ्रीडम फाइटर्स वाली रिजर्वेशन सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी शुरुआत साल 1972 में ही हो गई थी, आजादी मिलने के सिर्फ एक साल बाद। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने उस साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क पर डाला, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपने देश को आजादी दिलाने के लिए, उन लोगों के लिए 30% नौकरियां रिजर्व की जाए। नोट करने वाली बात यह है कि यह चीज सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल थी। बाद में जाकर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए, और 2010 में फिर कहा गया कि उनके बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि एग्जैक्ट कोटा बाकी और कैटेगरीज के लिए चेंज होता रहा ओवर द इयर्स, लेकिन इन द एंड यही हुआ कि टोटल परसेंटेज 56% तक पहुंच गई। 2010 के इस ग्रैंड चिल्ड्रन वाले फैसले के बाद 2012-13 में एक बड़ी मूवमेंट भी हुई थी बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। इंडिया में जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, ऐसे ही बांग्लादेश में है बीपीएससी का एग्जाम, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस जॉब्स के लिए कंपीट करते हैं बांग्लादेश। काफी खराब हालत है और नौकरियों की सख्त कमी है। फरवरी 2018 में बांग्लादेश का भी यही हाल है। अधिकार संरक्षण परिषद ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विसेज में। उस समय भी क्लैशेस देखने को मिले उन स्टूडेंट्स के बीच में जो इसके खिलाफ थे और वो स्टूडेंट्स जो प्रो कोटा थे। लेकिन प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने सर्कुलर इशू किया कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। और 5 जून 2024 यानी कि पिछले महीने हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पिटिशनर्स कह रहे हैं वो सही है। सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यही कारण था कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट फिर से जाग उठते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली जनरेशंस को भी जॉब्स में रिजर्वेशन दे। और वैसे भी इसका क्या तुक बना? फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझ में आता है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था देश को आजादी दिलाने के लिए, लेकिन उनके पोते पोतियों तक को रिजर्वेशन दी जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, इस रिजर्वेशन में करप्शन के भी आरोप लगे हैं। एक्चुअली में ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन फ्रीडम फाइटर नहीं है? सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को दी कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर होगा। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है अवामी लीग और प्राइम मिनिस्टर रही है शेख हसीना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने संघर्ष किया था बांग्लादेश को आजादी दिलाने में। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन अवामी लीग के लोगों को डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा बेनिफिट देता है। फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में जिन लोगों का नाम इंक्लूड किया गया है उन नामों को लेकर कम से कम 60,000 ऑब्जेक्शंस उठी हैं और इन ऑब्जेक्शंस को सरकार के द्वारा रिजॉल्व नहीं किया गया है। 10 जुलाई को यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील करने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है, लेकिन प्रोटेस्ट रुकते नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टीज भी इसमें जुट जाती हैं, जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टर्स को कन्फ्रंट करने के लिए 7,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री के ट्रूप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस यहाँ पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करती है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि सरकार डेमोन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ कोई भी थ्रेट और वायलेंस ना इस्तेमाल करे। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के बीच में भी क्लैश देखने को मिलता है, जो कि स्टूडेंट विंग है अवामी लीग पार्टी का। दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। सरकार के लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की कोशिश करी जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं जाने देंगे। ये तो सही है। सरकार प्रेशर में आकर एक जुडिशियल प्रोब कमेटी की भी फॉर्मेशन करती है वायलेंस के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि सरकार कोटाज में इंटरफेयर नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार किया जाए। लेकिन प्रोटेस्टर्स का जो मेन ग्रुप था स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी सरकार के इंटेंशंस पर डाउट करता है। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द तक नहीं बोला उन मर्डर्स पर जो उनके पार्टी के एक्टिविस्ट ने किए। इस
इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से भी बड़े इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आते हैं। वो बातों को ट्विस्ट करके कहती हैं कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से। अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या रजाकार्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं बल्कि इनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहम्मद अली अराफात की तरफ से भी सिमिलर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं रजाकार को लेकर। आखिर क्या है ये रजाकार कौन? रजाकार दोस्तों एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वॉलंटियर या हेल्पर। लेकिन 1971 की वॉर में रजाकार वाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप था जो एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ मुफ्ती वाहिनी था जो बांग्लादेश की आजादी के लिए फाइट कर रहा था। इस रजाकार वाहिनी में करीब 50,000 लोग थे जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को इनकरेज किया या उसमें भाग लिया। 1973 में जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रजाकार लोगों को ढूंढने के लिए और पनिश करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट नयनिका मुखर्जी नोट करती हैं कि करीब 37,000 रजाकार्स को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें से करीब 26,000 को माफ कर दिया गया सरकार के द्वारा और बाकियों को पनिश किया गया या तो जेल में डालकर या उनका ट्रायल अभी भी चलता रहा। कुछ ट्रायल्स तो इतने लंबे चले कि 2022 में भी रजाकार वाहिनी के 6 मेंबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो पॉइंट आप यहां समझ सकते हैं क्या है दोस्तों। बांग्लादेश में रजाकार का मतलब है गद्दार, एंटी नेशनल, देशद्रोही। और अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है इस रिजर्वेशन को लेकर, क्या उन्हें देशद्रोही कहना सेंस बनाता है? कोई सेंस नहीं बनाता। ये वही पुरानी स्ट्रेटेजी है कि सरकार को पसंद नहीं आया कि लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दो। लेकिन सच बात तो यह है, जैसा अमेरिकन ऑथर और एक्टिविस्ट एडवर्ड एबी ने लिखा था, A patriot must be ready to defend his country against his government. एक सच्चा देशभक्त अपनी सरकार से भी अपने देश को डिफेंड करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 5 साल में एक बार वोट करने चले जाओ। डेमोक्रेसी एक डायनेमिक सिस्टम होता है जहां पर लोग पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए। जनता बार बार देश की सरकार को अकाउंटेबल ठहराती है। यहाँ ये हालात पाकिस्तान में भी स्टार्ट होने वाला है और जो रजाकार है यहाँ भी पाकिस्तान में रजाकार मौजूद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना का कमेंट प्रोटेस्टर्स पर एक क्लियर कट एग्जांपल है स्ट्रॉ मैन फैलेसी का। इसका मतलब है कि आप दूसरे की आर्गुमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर। बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट करने के लिए रजाकारों का प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि फुल सपोर्ट था और आज भी पाकिस्तान में रजाकार खैर नाम चेंज है, वहाँ रजाकार के नाम से जाना जाते हैं और यहाँ लोग जानते हो जो आजकल धरने में बैठे हैं। खुद इस रिजर्वेशन को हटाया था 2018 में, तो क्या वो भी फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी? इस तरीके का लो लेवल आर्गुमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से थोड़ी मर्यादा रखिए। प्रोटेस्टर्स की डिमांड कोई अनरीजनेबल नहीं है। लेकिन अब इस मुद्दे पर दोस्तों हमारे इंडिया के गोदी पत्रकारों की भी जरा नॉनसेंस सुनिए। सुधीर चौधरी ने आज तक टीवी चैनल के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के इन प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड बता दिया। हवा हवा में बातें करते हुए कहा कि इसके पीछे अमेरिका और बाकी पश्चिम देशों का हाथ है। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से इन दंगों को भड़काते रहते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी बड़े बड़े जो देश हैं अमेरिका जैसे, वो उन देशों के विपक्षी दलों के साथ मिल जाते हैं। एक इंफोग्राफिक में लिखा कि विकासशील जिलों के निवासियों